हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जिसका सही रिप्लाई किस तरह से करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिगिंग सेफ्टी रूल्स। रिगिंग सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले नो द वेट ऑफ द लोड। जब भी रिगिंग कर रहे हैं तो वेट जो है उसका लोड कितना है वो जानना जरूरी है। नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड। लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है उसको जानना जरूरी है। मेक लोड अटैचमेंट एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी लोड का अटैचमेंट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर करें, नीचे नहीं करें। नीचे करने से एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो जहाँ भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है उसके ऊपर से अटैच करना है। सिलेक्ट हिच दैट विल होल्ड एंड कंट्रोल लोड। तो यहाँ पे हिच पे ध्यान देना है, क्योंकि अलग अलग हिच होते हैं। वर्टिकल हिच होता है, चोकर हिच होता है, डबल बास्केट हिच होता है। तो इसमें हम किस तरह से लोड को होल्ड करने वाले हैं तो हिच का इस्तेमाल करना है जो सुटेबल हो, जिससे कि एक्सीडेंट होने का डर नहीं हो। इसलिए है सेलेक्ट हिच दैट विल होल्ड एंड कंट्रोल द लोड। नो रेटेड कैपेसिटी ऑफ सिलिंग एंड रिगिंग हार्डवेयर। सिलिंग और हार्डवेयर जो भी यूज कर रहे हैं उसकी रेटेड कैपेसिटी का पता होना चाहिए। सेलेक्ट सिलिंग बेस्ट सुटेड फॉर लोड। कौन सा सिलिंग है जो लोड के लिए सुटेबल है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्ट और रिगिंग गियर प्रायर टू यूज। जितने भी रिगिंग गियर का हम इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं उसका पहले इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। प्रोटेक्ट सिलिंग फ्रॉम शार्प एज। स्लिंग को शार्प एज से बचाना है, उसके लिए हम वहाँ पे कुछ पैक दे सकते हैं। गोनी का दे सकते हैं, गोनी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे रबड़ का पैक दे सकते हैं, या वहाँ पे वुडन का कुछ प्लैंक्स या लकड़ी किस तरह का हो उससे हम उसके शार्प एज से बचा सकते हैं। अलाउ फॉर इंक्रीज टेंशन कॉज बाय स्लिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या है, स्लिंग एंगल में जैसे जैसे चेंजिंग होगा वैसे वैसे स्लिंग पे टेंशन बढ़ता जाएगा। जैसे 90 है तो पूरी लोड उठाएगा, 90 से कम होगा तो कम उठाएगा, 90 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेंशन आएगा, 90 से फिर 60 आएगा। इस तरह से जैसे जैसे 90 से एंगल कम होता जाएगा तो भी टेंशन बढ़ेगा, और 90 से आगे जाएगा तो भी टेंशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें उसमें टेंशन कितना, स्लिंग एंगल कितना है और स्लिंग पे टेंशन कितने आने वाले हैं। इक्वलाइज लोडिंग ऑन मल्टीपल लेग्स। जितने भी लेग हैं उस पर इक्वल लोड जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं एक पे ज़्यादा आ गया दूसरे पे कम आ गया तो उसके इसमें एक पे लोड अगर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा टूट जाएगा। अलाउ फॉर रिडक्शन व्हेन यूजिंग चोकर हिच। तो चोकर हिच में लोड कम हो, टेंशन ज़्यादा आता है, यानी लोड उठाने की कैपेसिटी घट जाती है, तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। अलाउ फॉर स्लिंग एंगल व्हेन फोर्सिंग चोकर। चोकर पे अगर फोर्स करेंगे तो यहाँ पे स्लिंग एंगल में प्रॉब्लम होगा और जिसके कारण उस पर लोड ज़्यादा आएगा। अटैच टैग लाइन पैड टू लिफ्ट इज रिक्वायर्ड। जब भी कोई लोड उठाते हैं तो उस पर टैग लाइन लगाना जरूरी है, ताकि उसके मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्ट प्लान। लिफ्ट प्लान के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? पहला है ग्राउंड एरिया प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट। जहाँ पे कि क्रेन को प्लेस करने वाले हैं तो ग्राउंड एरिया का प्रिपरेशन होना चाहिए। ग्राउंड है जो सख्त होना चाहिए, वहाँ पे दबना के चांसेस नहीं हो, तो उसके लिए हम वहाँ पे मेटल सीट भी डालते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। मोबाइल क्रेन विथ। मोबाइल क्रेन होना चाहिए, कौन सा टाइप में होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। लिफ्ट टाइप द लिफ्ट, लिफ्ट किस तरह का है और काउंटर बेट कितनी लगाने की ज़रूरत है, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट प्लान में ये सब लिखा जाता है। क्रेन हुक बेट, क्रेन का हुक का बेट कितना है वो लिखना जरूरी है। वेट एंड डायमेंशन ऑफ लोड, लोड का वेट कितना है और उसका डायमेंशन कितना है, ये भी लिफ्ट प्लान में है जो लिखना होता है। बूम लेंथ एंड लाफिंग एंगल, बूम लेंथ कितनी है, उसकी लाफिंग एंगल कितने डिग्री पे है। मैक्सिमम और मिनिमम लोड रेडियस, तो मैक्सिमम लोड रेडियस कितना है और मिनिमम लोड रेडियस कितना बनेगा, उस पर कितना है जो वहाँ उस समय क्रेन पे फोर्स आएगा वो जानना जरूरी है। स्लिंग की साइज कितनी होनी चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और वेट कितना उठा सकता है, इसकी नज़र रखना चाहिए। एंगल बिटवीन स्लिंग, स्लिंग के बीच कितने एंगल बनेंगे उस पर नज़र रखना है, क्योंकि स्लिंग के एंगल में चेंज होने से स्लिंग पे टेंशन घटता या बढ़ता है, तो इसका नज़र रखना जरूरी है। मोबाइल क्रेन पोजीशन मार्चिंग विथ लोड, मोबाइल क्रेन का पोजीशन कहाँ पे करना है, अगर लोड के साथ उसको मार्च करना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। क्लियरेंस फ्रॉम नियरेस्ट इक्विपमेंट स्ट्रक्चर फॉर बोथ लोड एंड काउंटर वेट। जब भी किसी भी क्रेन से किसी भी चीज़ को हम उठा रहे हैं तो वहाँ पे अगर नियर बाई कोई स्ट्रक्चर है
तो देखना है कि आगे का पोर्शन माने कि लोड भी टच नहीं हो और काउंटर वेट जो क्रेन में लगा हुआ है वो भी टच नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ये दोनों में से कोई एक भी टच होता है तो क्रेन का एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। परमिसेबल विंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए जिसमें कि हम काम करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। परसेंटेज लोडिंग ऑफ क्रेन कैपेसिटी, क्रेन की परसेंटेज लोडिंग का ध्यान रखना है, कितना परसेंट हम उठा सकते हैं। जनरली अभी सभी जगह पे 75 to 85 तक ही करते हैं, उससे ज़्यादा अगर जाना है तो क्रिटिकल लिफ्ट हो जाएगा। सेलेक्ट गुड लिफ्टिंग टूल्स, यानी अच्छे लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का सिलेक्शन करना है। फाइबर रोप स्लिंग चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं या बायर रोप स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइकिल का या हुक का, ये सारे का कंडीशन अच्छे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लिफ्ट। अब उसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड लिफ्ट क्या होता है। द स्टैंडर्ड लिफ्ट का मतलब है द लोड टू बी लिफ्टेड वेट लेस देन 15 टन। अगर 15 टन से कम को उठा रहे हैं तो स्टैंडर्ड लिफ्ट में आएगा। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जब इसको उठा रहे हैं तो इसमें इसकी उठाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। मोबाइल लिफ्ट प्लानिंग चाहिए एंड रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट जो है वो फिल करना है। फिर कॉम्प्लेक्स लिफ्ट पूछेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में होता है लोड टू बी लिफ्टेड एंड वेट बिटवीन 15 to 30 टन। अगर वेट 15 to 30 टन के बीच में है तो ये कॉम्प्लेक्स लिफ्ट कहलाएगा। इसमें बूम लेंथ जो है एबव 55 मीटर रहेगा। 2 क्रेन्स का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। कैपेसिटी लोडिंग एबव 85%, यानी कि हमने अभी अभी बोला था 75 to 80%, लेकिन यहाँ देख लीजिए 85 से भी ज़्यादा पे उठा रहा है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स लिफ्ट है। इसमें बहुत ही प्रिकॉशन लेके काम करने की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट इसमें क्या क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स लिफ्ट करने के लिए मोबाइल क्रेन प्लानिंग चाहिए, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट चाहिए, लिफ्टिंग प्लान चाहिए एंड क्रिटिकल लिफ्ट परमिट भी चाहिए, जो कि ऑथोराइज पर्सन के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या होता है। लोड टू बी लिफ्टेड वेट एबव 30 टन टू 49 टन, यानी यहाँ देख रहे हैं 30 टन से 49 टन के बीच में अगर उठाना है तो हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आएगा। इसमें है जो यूज मोबाइल क्रेन रेटेड एबव 200 टन, इसमें जो मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा वो 200 टन से ज़्यादा होना चाहिए। यूज मोर देन वन क्रेन, इसमें एक से ज़्यादा क्रेन का इस्तेमाल हो सकता है, करना है, यानी कि एक तरह से इसको टैंडम लिफ्ट भी बोल सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट होगी मोबाइल क्रेन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट भरने हैं, लिफ्टिंग प्लान अप्रूव करना है बाय जो टीम मेंबर कंसर्न होते हैं उनसे, यानी कि क्रिटिकल लिफ्ट जो परमिट ग्रुप होता है उससे लेना पड़ेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द प्लानिंग फॉर लिफ्टिंग लोड। लोड को उठाने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। पहला, ग्राउंड कंडीशन अच्छा होना चाहिए, तभी वहाँ पे क्रेन को प्लेस कर सकते हैं। क्रेन का पोजीशन सही होना चाहिए। रिक्वायरमेंट बूम लेंथ है, एंगल, बूम का लेंथ कितना चाहिए, एंगल कितना डिग्री पे होना चाहिए। कंप्लायंस विद ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। आउट रिगर फुल्ली एक्सटेंडेड, अगर टायर माउंटेड क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस केस में यहाँ पे आउट रिगर है जो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू केयर एंड मेंटेन हैंड ऑफ, हैंड टूल्स अगर है तो उसको केयर कैसे करें और उसका मेंटेनेंस कैसे करें। सबसे पहले टूल मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कोरिजन। इसमें टूल में है जो कि क्या हो, एक क्लीन होना चाहिए, इसमें कोरिजन रस्टेड नहीं हो। कीप मेटल पार्ट स्लाइटली वाइल्ड, इसमें हल्का है जो तेल लगा के रखें जिससे क्या मॉइस्चर लगने की डर नहीं होगा। रिमूव मशरूम हेड, आप देखते होंगे कि हैमर चलाते चलाते उसके सर के ऊपर यानी हेड के ऊपर बहुत सारे मशरूम जमा हो जाते हैं, इधर इधर उधर है जो मेटल फैल जाते हैं तो उसको मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम हेड को क्लीन करना है चीजल से। टूल विच आर नॉट इन यूज मस्ट बी स्टोर सेपरेटली, जो टूल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा उसको सेपरेट है जो स्टोर करना है। डू रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, टूल्स का रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। डू नॉट यूज टूल विदाउट हैंडल, और जिसमें हैंडल नहीं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायर रोप एज पर कोर। कोर के आधार पे बायर रोप स्लिंग कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फाइबर कोर होता है, उसके बाद बायर स्टैंड रोप होता है जिसको WSC भी बोलते हैं, जिसमें बायर कोर होता है, और उसके बाद होता है इंडिपेंडेंट बायर कोर रोप जो कि IWRC बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन का एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है
मूवमेंट इज वेरी स्लो, इसका मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। टू चेंज द लोकेशन, लोकेशन को अगर चेंज करेंगे और इस केस में लोकेशन को चेंज करेंगे तो डिसमेंटलिंग रिक्वायर्ड, डिसमेंटल इसको करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, नो जैकिंग टाइम रिक्वायर्ड, ये गुड पॉइंट है, मतलब एडवांटेज है, इसमें जैक सिस्टम नहीं है। नो जैकिंग टाइम रिक्वायर्ड माने जैक लगाने में जो टाइम लगता है हाइड्रोलिक क्रेन में जैसे कि टायर माउंटेड क्रेन में, ये इसमें क्रॉलर क्रेन में नहीं लगेगा। एंड रेडी फॉर द लिफ्ट, उठाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कैन नॉट ट्रेवल विथ लोड, वो लोड के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। सुटेबल फॉर लॉन्ग कॉलम तो एंड हैवी वेट इरेक्शन, तो ये है जो हैवी अगर कोई वेट है उसको इरेक्शन करना हो या लॉन्ग कॉलम हो उसको इरेक्शन करना तो उसके लिए सुटेबल माना जाता है। बूम लेंथ कैन बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, तो इसका है जो कि बूम लेंथ को चेंज किया जा सकता है, जॉब की रिक्वायरमेंट किस तरह की उसके आधार पे हम बूम लेंथ को इसका चेंज कर सकते हैं, मतलब डिसमेंटल करके खोल सकते हैं और नया करके फिर उसमें जोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ व्हील या टायर माउंटेड क्रेन, तो अभी हमने क्रॉलर का बात किया, अभी व्हील माउंटेड या टायर माउंटेड क्रेन की बात कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, कैन मूव फास्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए इसको प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्पीडली जा सकता है क्योंकि टायर माउंटेड होता है। बट इसमें क्या होता है, टेक टाइम फॉर जैकिंग, जैकिंग के लिए इसमें समय लगता है। वाइल पोजिशनिंग द क्रेन फॉर द लिफ्ट, लिफ्ट के लिए जब क्रेन का पोजिशन किया जाता है तो यहाँ पे टाइम लगता है। कैन नॉट ट्रेवल विथ लोड, लोड के साथ ट्रेवल ये भी नहीं कर सकता। एंड नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए सुटेबल नहीं है, या हैवी वेट इरेक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इन बूम लेंथ, इसके बूम लेंथ में रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि क्रॉलर क्रेन के जैसा इसको डिसमेंटल करके बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता, तो मैक्सिमम इसका जो बड़ा होने का होगा उससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रेन, क्रेन की टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल क्रेन में क्या क्या आता है। इंडस्ट्रियल क्रेन होता है तो इसमें ओवरहेड क्रेन आता है ईओटी, जिसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन बोलते हैं। गैंट्री क्रेन आता है जो कि इंडस्ट्रियल क्रेन है। जीप क्रेन आता है, ये भी इंडस्ट्रियल क्रेन है। अब कंस्ट्रक्शन क्रेन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रेन में इंडस्ट्रियल क्रेन मतलब जो प्रोसेस प्लांट हुआ वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो क्रेन होता है वहाँ पे मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल होता है, टावर क्रेन का इस्तेमाल होता है जो कि फिक्स क्रेन के नाम से जाने जाते हैं। अब मोबाइल क्रेन की अगर हम बात करें तो मोबाइल क्रेन में क्रॉलर क्रेन आता है, उसके बाद ट्रक माउंटेड क्रेन आता है। और गैंट्री क्रेन की बात अगर करें तो गैंट्री में सिमिलर टू ओवरहेड क्रेन बट बस सपोर्टेड बाय मोबाइल फ्रेम, ये ईओटी क्रेन के जैसा ही सिमिलर होता है, बट ये क्या होता है, मोबाइल फ्रेम इसका जो होता है वो मोबाइल फ्रेम से सपोर्टेड होता है, मतलब उसके द्वारा उसके साथ इसका सपोर्ट लगा हुआ होता है। एंड विच ट्रेवल ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे चलता है। स्मॉल गैंट्री क्रेन कैपेसिटी जो होता है, जो छोटी गैंट्री क्रेन होती है उसकी कैपेसिटी 1000 से लेकर के 10,000 पाउंड होता है, और जो लार्ज होता है उसकी कैपेसिटी 600 टन के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेजर हजार्ड ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन, क्रेन ऑपरेशन के समय कौन कौन सा मेजर हजार्ड है। तो सबसे पहला ओवर टर्निंग का चांसेस रहता है। कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल केबल ओवरहेड पाइपलाइन के साथ, यानी इलेक्ट्रिकल केबल के साथ टच कर सकता है, यानी लाइव इलेक्ट्रिकल वायर या ओवरहेड पाइपलाइन से इसका टच होने का डर रहता है। सडन रिलीज ऑफ लोड, ये भी एक प्रॉब्लम है, लोड अचानक ही रिलीज हो गया। डैमेज ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटी, अंडरग्राउंड यूटिलिटी को डैमेज कर सकता है, यानी कि जहाँ पे क्रेन का प्लेसमेंट किया वहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटी क्रॉस कर रहा है तो क्रेन के लोड के कारण अंडरग्राउंड यूटिलिटी डैमेज हो सकता है। स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। कॉन्टेक्ट और कोलिजन विथ अदर प्लांट एंड स्ट्रक्चर, इसका कॉन्टेक्ट है जो या कोलिजन है जो दूसरे प्लांट या स्ट्रक्चर के साथ हो सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट या विंड कंडीशन, यहाँ पे देखना है फॉलिंग ऑब्जेक्ट के कारण भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, और विंड कंडीशन से भी इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादा विंड रहेगा तो उस समय ये लोड को मूवमेंट ज़्यादा करेगा जिसके कारण अनस्टेबल होने का डर है क्रेन का, क्योंकि वहाँ पे विंड कंडीशन के कारण अगर लोड मूवमेंट करता है तो उसका जो रेडियस होता है वो घट बढ़ सकता है, सडन घट सकता है, सडन बढ़ सकता है, जिससे क्रेन को काम करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट, क्रेन एक्सीडेंट का मेजर कॉजेज क्या क्या है। तो पहला कॉज है कॉन्टेक्ट विथ इनर्जाइड पावर लाइन,
यानी इनर्जाइड पावर लाइन है उसके साथ कांटेक्ट होने का डर होता है। 45% एक्सीडेंट उसमें अभी भी होता है। ओवरटर्न क्रेन, ट्रेन का ओवरटर्न होना मतलब ओवरलोडिंग होकर टर्न हो जाना, पलट जाना। ड्रॉप लोड, लोड का अचानक गिर जाना। बूम का कोलैप्स होना। क्रशिंग बाई काउंटर वेट से लोगों का दब जाना, ये भी होता है। इम्प्रॉपर आउटरिगर यूज, आउटरिगर का सही इस्तेमाल नहीं करना, ये भी क्या है, मेजर कॉज है क्रेन एक्सीडेंट का। नेक्स्ट है फॉल, और उसके बाद है रिगिंग फेल्यूर। जो रिगिंग का काम हम करते हैं जिससे हम लोड को सिक्योर करते हैं, उसमें भी अगर कभी फेल्यूर हो जाता है तो इस केस में यहाँ पे क्रेन का एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा रिगिंग एंड लिफ्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और इसमें बहुत सारे इसका क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें हम, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।